हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय वसी की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज एक मेरे पास ऐसा कमेंट आया है कि वो बोल रहे हैं कि मेरा सर अनसिक्योर लोन है। इन्होंने 4 लाख रुपए का लोन लिया था और इनको 3 साल हो गए हैं भरते हुए। अब इनका बैलेंस रह गया है 1.25 लाख रुपए। इन्होंने मोराटोरियम भी नहीं लिया, मोराटोरियम में भी ये पैसे भरते रहे और मोराटोरियम के बाद भी इन्होंने जनवरी तक इनकी सारी किस्त पूरी रेगुलर गई हुई है। फरवरी की एक किस्त नहीं दे पाए। अब ये कह रहे हैं कि मेरी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब हो गई है, मैं अपना सिविल खराब नहीं करना चाहता। इनका सिविल जो है 825 है आज की डेट में भी, क्योंकि इन्होंने आज तक कोई लोन डिफॉल्ट नहीं किया। अब इनके 1.25 लाख रुपए बैलेंस रह गए हैं, क्योंकि फरवरी की किस्त नहीं दी। तो आपको पता ही है, चवन्नी छाप ये पीछे लगी जाते हैं। खास तौर पे अगर एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया हो तो 1 महीने में स्टार्ट हो जाते हैं अपना काम करने के लिए। अब उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, साइकोलॉजिकल प्रेशर डाला जा रहा है उनके ऊपर। उनके पास नोटिस भेजे जा रहे हैं, 1 महीने की लागे किस्त रुकी है उनकी। अभी मार्च है तो मार्च में 10 तारीख को उनकी किस्त है। मार्च तो 10 तारीख तो अभी आई नहीं, आज तो 4 तारीख है। और उनको डराया जा रहा है कि भाई एनपीए में डाल देंगे तुम्हारा के 420 कर देंगे, 406 लगा देंगे। 420 तो कॉमन आदमी को पता है धोखाधड़ी। 406 का क्या मतलब है? 406 का मतलब है अमानत में खयानत। ये कानूनी भाषा में इसको बोलते हैं अमानत में खयानत। मतलब अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में मैं आपको समझाऊं, भाई मैंने ये अपना फोन आपको दे दिया कुछ टाइम के लिए यूज करने के लिए, और आपने वो फोन मेरा बेच दिया, तो हुआ क्या? मैंने जो अपना सामान है एज ए अमानत आपके पास रखा था, मैंने वो गिरवी नहीं रखा था आपके पास, और आपने मेरे विश्वास को तोड़ दिया। इसको बोलते हैं अमानत में खयानत। 406 धारा है जो वो ये बोलती है। अब जो ये चवन्नी छाप है 406 लगा देंगे। भाई क्या अमानत में खयानत कर दी उसने? क्या सामान रखा था बैंक या एनबीएफसी कंपनी में जो उसने बेच दिया? इनको इतनी भी अकल नहीं, साले बेअकलों को। किसी को डराओ तो तरीके से तो डरा दो, ऐसी धारा तो बता दे जो उस पर लग सका। 138 बता दे। अरे 138 नहीं बताया, 25 बता दे यार, ईसीएस बाउंस की लग जाएगी उसके ऊपर। 420 तो लग ही नहीं सकती, उससे डराने का क्या फायदा है यार? 420 को ठगी कर ली क्या उसने? ना 406 लग सकती है। अमानत में खयानत क्या अमानत में खयानत कर दी? क्या कोई सामान बैंक की एनबीएफसी कंपनी से लेके बेच दिया गया? कोई स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप लेके वो बेच दी क्या? फिर तो 420 लग जाएगी यार। तो ये इस तरह से उनको परेशान किया जा रहा है। और अब एक चवन्नी छाप दोबारा फोन करके उनको तंग कर रहा है और उनको ये कह रहा है कि मैं आपका 20,000 रुपए में सेटिंग करवा दूंगा। मतलब 20,000 रुपए में मैं आपका केस क्लोज करवा दूंगा। मैंने सेटलमेंट का ऑप्शन मेरे पास आ गया। अब मेरे को 20,000 रुपए दे दें और मैं उसको क्लोज करवा दूंगा। अब वो मेरे से पूछ रहे हैं, सर क्या मैं 20,000 रुपए दे दूं अगर ये सेटलमेंट करें तो मेरा सिविल भी नहीं खराब होए? मैंने कहा भाई जब सेटलमेंट करेंगे तो सिविल तो 100% खराब होएगा। और ऐसे इस चवन्नी छाप के पास कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है कि आपका सिविल ठीक करवा सके। ये क्या करेगा? जो मुझे समझ में आ रहा है, अब आपकी फरवरी की किस्त तो रुकी हुई है, मार्च की भी अब 6 दिन बाद आ जाएगी। जब फरवरी की रुक रही है तो आप खुद से ही कह रहे हैं मेरे पास पैसे नहीं, तो स्वाभाविक बात है कि मार्च की भी रुकेगी। अब ये चवन्नी छाप क्या करेगा? आपसे 20,000 रुपए लेके आपकी किस्त जमा करवा देगा 2 महीने की, फरवरी की और मार्च की, और आपकी 6-7 हजार रुपए की होगी तो ये अप्रैल की भी जमा करवा देगा। अब जब ये 3 महीने किस्त आपकी जेब से निकाल के एनबीएफसी कंपनी की जेब में डाल देगा तो स्वाभाविक बात है इसको 10-20% कमीशन मिल जाएगी। अब इसको 2-3 हजार रुपए उसमें मिल जाएंगे, ये अपनी जेब में डाल लेगा उसको। अब क्या होगा? अब आप सेटलमेंट की वेट करेंगे। वो सेटलमेंट तो होनी नहीं यार, सेटलमेंट ऐसे नहीं होती। सेटलमेंट में एक लीगल लेटर आएगा, ऐसे सेटलमेंट के झांसे में ना आए। पहली बात तो मेरी सलाह यह है कि आप सेटलमेंट ना करें किसी भी बैंक के एनबीएफसी कंपनी से, क्योंकि अगर आप सेटलमेंट करेंगे तो फ्यूचर में आपकी ये फाइनेंशियल डेथ कर देंगे। कोई भी बैंक के एनबीएफसी कंपनी आने वाले टाइम में आपको, और हो सकता है आपके बच्चों को भी लोन न दे, आपको तो लोन देगी ही देगी नहीं। कहीं भी आप किसी भी तरह का लोन लेने जाते हैं, 10 लाख का, 10,000 का, 10 करोड़ का, 1 करोड़ का, 5 करोड़ का, 50 लाख का,
सबसे पहले आपका सिविल चेक किया जाता है, और जब सिविल की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई तो आपको कोई बैंक एनबीएफसी कंपनी लोन देने वाला नहीं है। फिर भी आपकी आर्थिक स्थिति ज्यादा खराब है, दिए नहीं जा रहे, चवन्नी छाप ने तंग कर रखा है और उनसे आपसे मुकाबला नहीं हो पा रहा, तो आप सेटलमेंट अगर करना चाहते हैं तो सेटलमेंट डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देख लें, आपको समझ में आ जाएगा क्या आपके राइट्स हैं, क्या अधिकार है और क्या आपको सावधानी रखनी है। 20 से 25% पैसे देके लगभग आपका सेटलमेंट हो सकती है, लेकिन उसमें सावधानी, सबसे पहली मोटी मोटी बात बता दूं, सबसे पहले सेटलमेंट लेटर लेना है। जब वो सेटलमेंट लेटर हार्ड कॉपी उसकी आपके हाथ में आ जाए, उस पे ब्रांच की मोहर लगवाओ और ब्रांच हेड के साइन करवा लो उस पे। फिर उसके बाद अगर आप उसको पे कर देंगे तो सेटलमेंट हो जाएगी। बहुत से आदमी कहते हैं सर मैंने सेटलमेंट कर ली, मुझे एनओसी नहीं दी जा रही। भाई साहब एनओसी ज्यादातर बैंक देते नहीं, एनओसी का मतलब है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। उन्होंने तो सेटलमेंट करी है यार, ऑब्जेक्शन तो है ही उनको, आपने पैसे उनके रख लिए। अब जो ये चवन्नी छाप आपसे 20,000 रुपये ले लेगा, मान लो इसने 3 महीने की किस्त भर दी, अब आपको क्या लगेगा, आप सोचोगे होगी भाई सेटलमेंट। अब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक की तो आपकी किस्त जमा ही होगी। अब मार्च में आपको कोई फोन करेगा ही नहीं, क्योंकि मार्च की तो आपने दे ही दी और आपने दे दी अप्रैल की भी। अब अप्रैल में भी कोई फोन नहीं करेगा, अप्रैल भी सारा निकल जाएगा। मई की जो किस्त आएगी उसमें भी वो वेट करेंगे। मतलब 10 मई तक आपके पास कोई फोन नहीं आने वाला, और 10 मई में अभी 2 महीने से भी ज्यादा है, 2.25 महीने है, तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरा काम तो हो गया। जब आपके पास 10 मई को भी आपकी किस्त नहीं जमा होगी, फिर वो डिफॉल्ट की श्रेणी में चले जाएगी। फिर 10-15 दिन बाद फिर इन चवन्नी छापों के फोन आने शुरू हो जाएंगे, फिर दूसरा चवन्नी छाप के आएंगे, वो तो करेगा नहीं वो। फिर आप उसके पास फोन करोगे, वो फोन उठाएगा नहीं, तो आप इस जी के जंजाल में फंस जाओगे और आपकी ऐसे इस तरीके से आपके साथ ठगी हो जाएगी। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए, सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप काम करें। आपके पास नहीं पैसे हैं, नहीं दे जा रहे, ये अनसिक्योर लोन है, इसमें आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। आप अनसिक्योर लोन डिसेंट एडवाइस लिख के यूट्यूब पे सर्च कर ले, आपको अपने अधिकार पता लग जाएंगे, राइट्स पता लग जाएंगे, और यह भी पता लग जाएगा कि बैंक या एनबीएफसी कंपनी मैक्सिमम आपके साथ क्या कर सकते हैं। मैं हर बार कहता हूं, आपने 2 लोन लिए हैं, 5 लिए हैं, 25 लिए हैं, 2 लोन डिफॉल्ट हो, 5 हो, चाहे 25 लोन डिफॉल्ट हो गए, अगर मैंने 25 लोन डिफॉल्ट कर दिए तो मेरा कसूर है, तो उन बैंकों का भी तो कसूर है, उन एनबीएफसी कंपनी का भी तो कसूर है जिन्होंने मेरे को 25 लोन दिए। अब सारा देश क्या कह रहा है, नीरव मोदी भाग गया भाई, विजय माल्या भाग गया भाई, 10-10, 12-12 हजार करोड़, मेहुल चोकसी भाग गया, 10-10, 12-12 हजार करोड़ रुपए लेके भाग गए, सारे उनका कसूर निकाल रहे हैं। अरे उनका कसूर क्या है यार, कसूर तो उन बैंक वालों का भी तो है जो उसको 12,000 करोड़ रुपए दे रहे एक ही आदमी को, उन बैंक वालों का नहीं कसूर है। मैं कहता हूं आप बैंक में जब जाते हैं, वहां पे पेन बंधा हुआ रहता है, एक रस्सी से उसको बांध के रखते हैं, इंडिया है, 2 रुपए का पेन तो वहां से कोई उठा के लेके आ नहीं सकता। तो भाई साहब 12,000 करोड़ रुपए कैसे साफ हो गए? तो कॉमन सेंस की बात है, अपना दिमाग लगाओ कि वो भाग कैसे गए यार। 2 रुपए का पेन तो हम वहां से ढाके नहीं, चुरा के कोई आ नहीं सकता खोस के वहां से, और 12,000 करोड़ रुपए कैसे? तो किस बैंक वालों का कसूर नहीं है, सारा कसूर नहीं कही है। अगर मैंने 25 लोन लिया, 25 डिफॉल्ट हो गए, तो दिए थे क्यों 25 है? कोई यहाँ चिट्ठी करके बुलाए थे क्या, हाथ जोड़े थे क्या, धरा हाथ जोड़ने तो तुम दे दोगे भाई, कोई नू तो फिर भिखारियों देने लग जो ना, 10-10 रुपए बाहर बैठे भिखारी बैंक के बाहर उन्हें दे दो ना, मेरे को क्यों दिया 25 लोन भाई? तो ये जो लोन डिफॉल्ट होना, ये कोई क्राइम की श्रेणी में नहीं आता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश आ चुके हैं कि लोन डिफॉल्ट होना क्रिमिनल की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, 138 लगा सकते हैं, 25 लगा सकते हैं, जो उनके राइट्स हैं वो उसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो आपको अपराधी घोषित नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि अमरदीप कादियान अपराधी है, इसने तो 25 आदमियों को पैसे देने हैं। अरे मैं अपराधी हूं तो वो 25 बैंक और एनबीएफसी कंपनी भी मेरे से भी बड़े अपराधी हैं, उन्होंने करोड़ों आदमियों को लोन दे रखा है, मैंने तो सिर्फ 25 ही ले रखे हैं, उन्होंने तो 25 करोड़ आदमियों को लोन दे रखा है। तो सबसे बड़े अपराधी तो वही हो गए ना भाई साहब। अगर मैं गलत हूं तो वो मेरे से भी ज्यादा गलत है। मैंने मांगे, अरे मैंने मांगे, तूने दिए क्यों? और मैंने मांगे भी नहीं यार। आजकल तो नई स्कीम चल रही, एडवांस अप्रूवल लोन हो गया, सर फोन आवा, सर 5 लाख का अप्रूवल हो गया, 5 सेकंड में आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, क्रेडिट कार्ड एडवांस अप्रूवल हो रहा है।
अरे सब कुछ तो एडवांस करके देने लग रहे यार, वो तो मांगने नहीं लग रहा, वो मांग रहे हैं नहीं उसको और दे रहे। और यार ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, हम भी इंसान है। कोई आदमी आके कहो यार 10 लाख रुपए ले ले, तो स्वाभाविक बात है हम भी सोचा चल यार 10 लेके जेब में डाल ले। अब व्यापार कर रहे हैं भाई साहब, घाटा ही पड़ सका। कोई जॉब कर रहा है, जॉब भी चली जावा। पेंडेमिक चला हुआ है, आपको पता है, कोरोना काल की वजह से लोगों के बिजनेस व्यापार काम धंधे वैसे ही ठप हो रहे हैं यार। तो इसी तरह के किसी भी दिक्कत आपको परेशानी अगर आ रही है तो आप डिसेंट एडवाइस ले सकते हैं। और आज एक खुशखबरी मैं अपने सारे डिसेंट फैमिली के आदमियों को देना चाहता हूं कि आज से मैं एक चैनल बना रहा हूं जिसका नाम, मैंने चैनल तो बना दिया है, जिसका नाम है डिसेंट व्लॉग। डिसेंट व्लॉग VLOG। इसका मैं कमेंट में भी इसका लिंक डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूंगा, क्योंकि हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं मैं ये समझ रहा हूं कि वो ज्यादा मानसिक परेशानी में है। भाई साहब हम आपको कानूनी सलाह दे रहे हैं, किसी भी तरह की आप एडवाइस मांग रहे हैं हम दे रहे हैं। मेरा एक शुरू से शौक है, जो अपना पर्सनल मेरा शौक है, ये तो मैं भी बनाने लगा, खुद से तो मैं बिजनेस करता हूं। मेरा शौक क्या है, मेरा घूमने का शौक है। मैं देश के तो लगभग सभी कोनों में घूम चुका हूं और विदेशों में भी। मैं अपना पासपोर्ट अगर आपको दिखाऊं तो मैं इधर के जो एशिया के देश हैं वहां तो लगभग मैं बहुत सी कंट्री में घूम चुका हूं, और जो यूरोप के हैं वहां भी कुछ कंट्री में मैं जाके आ चुका हूं। अब मैं क्या सोच रहा हूं कि भाई मेरा शौक तो है ही घूमने का, मेरे को मजा आता है। तो जो मेरे साथ डिसेंट फैमिली में लोग जुड़े हुए हैं वो डिसेंट व्लॉग में भी जुड़े, उनका मैं अच्छे से मनोरंजन कर पाऊं साफ सुथरे तरीके से, उनको घर बैठे उनकी कुछ मानसिक परेशानी किसी हद तक तो कम हो। आज मैं जा रहा हूं, हमारे यहां से कुरुक्षेत्र पास पड़ता है, जितने भी दर्शक देख रहे हैं या जो नए जुड़ेंगे, सब ने महाभारत के बारे में सब ने सुना है, क्योंकि महाभारत पे सीरियल भी आया है, बहुत पॉपुलर हुआ है, आज से 30 साल पहले आया था और उसके बाद अभी भी मेरे ख्याल लॉकडाउन में भी वो दोबारा चला था। महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो कुरुक्षेत्र की भूमि पे हुआ था, कौरव और पांडवों के बीच में। आपको पता होगा पांडव सिर्फ 5 थे, एक उनके साथ सारथी थे कृष्ण जी, उसके अलावा कौरव 100 तो भाई थे आपस में और उनकी लाखों की सेना थी। इनका जो युद्ध भूमि था, युद्ध स्थल था, वो था कुरुक्षेत्र। मेरे ये भी सुनने में आया कि कुरुक्षेत्र में अगर किसी आदमी की डेथ हो जाती है तो जैसे हमारे यहां से तो आदमी की डेथ होने के बाद उसके फूल, उसकी अस्थियां विसर्जित करने के लिए जाते हैं यहां से हरिद्वार, वहां पे वो धार्मिक स्थल है, क्योंकि वहां पे जो आदमी पूरा हो गया उसको वहां से लेके जाने की जरूरत नहीं, उसकी अस्थियां, वो माना जाता है कि इनकी अस्थियों को वहां लेके जाने की जरूरत नहीं है, इनका यहीं उद्धार हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत परेशानी आने वाली नहीं है। तो आपने महाभारत में अगर कुरुक्षेत्र देखा होगा, वो तो आपने फिल्मी स्टाइल से देखा है, क्योंकि जिन्होंने महाभारत सीरियल बनाया है वो तो बॉम्बे रहते थे। वो बॉम्बे से तो उस टाइम यहां आए नहीं आए मुझे नहीं पता, वो बॉम्बे बैठ गए हुए तो बना दें यार, सेट बना दें उसका, उसी चीज का। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा महाभारत कालीन चीज कि कैसे कैसे युद्ध कहां कहां हुआ, क्या क्या कहां कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया और कहां सरोवर है, सारी चीज आज भी एज इट इज है। और हरियाणा सरकार ने उसको संभाल के रखा हुआ, बड़े संभाल के, करोड़ों रुपया उसको डेवलप करने के लिए लगाया जा रहा है। तो आप मेरे चैनल पे जुड़िए, डिसेंट व्लॉग के नाम से चैनल है, साफ सुथरे मनोरंजन के लिए, और ये चैनल मैं चला के रखूंगा। और आपको किसी भी तरह की, आपके किसी यार प्यारे रिश्तेदार को या आपको कोई भी दिक्कत परेशानी अगर आए तो आप अपनी समस्या का समाधान करवाने के लिए कमेंट करें, डिसेंट आपको एडवाइस मिल जाएगी। अब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे डिसेंट व्लॉग में। नमस्कार।